हेलो बच्चों, की हाल चाल, कैसे हैं सब? अच्छा, पिछला 5 जो लेक्चर हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट का, वो आप लोग का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इस पिछले 5 बेसिक लेक्चर के बेसिस पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसको आज कराया जाएगा। तो आज से हमारा न्यूमेरिकल सीरीज 1 स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों को इसमें टोटल 5 न्यूमेरिकल में अभी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, आप उसको पॉज करके नोट कर लीजिए। 4 न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, एक आपको बनाना होगा। 5वां न्यूमेरिकल आप बनाएंगे, जिसको हम अगले लेक्चर में उसी के डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसे राइट डाउन करेंगे। इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसे पॉज करके आप नोट कर लें। आज से हमारा न्यूमेरिकल सीरीज 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ओके, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ कैलकुलेट द charge on a body if calculate the charge on a body if 1 million electrons, पहला में 1 million electrons removed। सबसे पहले ये है कि आप 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। तो निकालने पे क्या होगा, रिमूव कर रहे हैं। ये सबसे पहला बात है कि आप जान रहे हैं कि आप लोग को बहुत बार ये फॉर्मूला पिछले बेसिक लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, Q = Ne होता है। तो वहाँ N क्या है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ट्रांसफ़र किए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो जिससे आप रिमूव करेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसमें उसको इंटर करवाएंगे उस बॉडी में निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है, लिखा हुआ है रिमूव्ड। तो रिमूव्ड का मतलब होता है कि आप उससे निकाल रहे हैं। दैट मीन्स कि उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाएगा, और डिफिशियंसी होने के चलते पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर आप इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं, कितना, 1 मिलियन। अब 1 मिलियन कितना होता है, तो याद रखेंगे 1 मिलियन होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव कर रहे हैं। तो ठीक है, इतना अगर 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप रिमूव्ड कर रहे हैं, तो रिमूव करने पे क्या होगा, तो उस बॉडी पे डिफिशियंसी हो जाएगा। और डिफिशियंसी होने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, जब किसी बॉडी पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, +Q, या उसको क्या बोलेंगे, +Ne बोलेंगे। तो इस बेसिस पे Q = हमारा Ne हो गया, N 10⁶ हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया, 1.6 10⁻19 में 6 गया, तो यहाँ पे -13 आ गया। इतना कूलम चार्ज हमारा हो गया। तो और इतना कूलम होगा, यानी कि उस बॉडी पे इतना कूलम चार्ज होगा। और नेचर क्या होगा, तो नेचर नेगेटिव में होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं नेचर नेगेटिव नेचर का होगा, यानी दैट मीन्स ओवरऑल बोला जाए तो उस बॉडी पे -1.6 × 10⁻⁻13 कूलम चार्ज होगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसी में बी पार्ट है, आप इसके बी पार्ट को गौर करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू इट। 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स एडेड, ठीक है? अब इस बार 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है, यानी किसी बॉडी में, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का हो गया, ठीक है? अब आप किसी बॉडी में डाल रहे हैं 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स को उस बॉडी में डाल रहे हैं। तो नेचुरल बात है, आप किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, पहले से वो न्यूट्रल बॉडी था तो उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब उस बॉडी पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे -Q होगा या -Ne चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है Q = Ne। उसके बाद साइन डिसाइड कर लेंगे। अगर रिमूव हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर
अगर ऐड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो फिर अगेन Q इक्वल टू एनी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि 2 बिलियन कितना होता है, 2 बिलियन। जैसे यहाँ पे था हमारा 1 मिलियन, तो 1 मिलियन होता है 10 पे पावर 6 के बराबर, और बिलियन होता है 10 टू द पावर 9 के बराबर। तो यहाँ पे अगर n का बात बोलेंगे तो 2 बिलियन है, तो 2 इंटू 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 1 नहीं है, 2 है, 2 बिलियंस है, तो 2 बिलियंस का मतलब होता है 2, तो 2 बिलियन 10 टू द पावर 9। तो उस बेसिस पे अगर आप Q फाइंड करेंगे तो n ही हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। ये फाइनली आपका सॉल्व करके आ रहा है 3.2 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा। इतना कूलम चार्ज, और कौन सा नेचर होगा, निगेटिव नेचर का चार्ज होगा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं, नेचर क्या होगा, बगल में हम लिख रहे हैं नेचर उसका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ बगल में नेचर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे लिख दिए नेचर नेगेटिव होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्या इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला से क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी टू ऑब्टेन 5 मिली कूलम्ब और 0.4 माइक्रो कूलम्ब। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दैट मीन्स कि हमको हाउ मेनी मतलब n फाइंड करना है। दैट मीन्स समझ जाइए आपको n फाइंड करना है। तो कितना, पहला क्वेश्चन है उसमें, पहला क्वेश्चन है 5 माइक्रो कूलम, 5 मिली कूलम। पहला क्वेश्चन है हमारा 5 मिली कूलम। तो सबसे पहला बात याद करेंगे, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई बॉडी पे 1 कूलम चार्ज लाना है, अगर किसी बॉडी पे आपको 1 कूलम चार्ज लाना है तो उस बॉडी पे, ठीक है, या तो उस बॉडी से या तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को या तो ऐड करना होगा या तो रिमूव करना होगा। अगर पॉजिटिव लाना है तो रिमूव करना होगा, अगर नेगेटिव चार्ज लाना है, -1 कूलम लाना है तो फिर ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप एक चीज़ गौर करेंगे कि 1 कूलम काफ़ी बड़ा चार्ज है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 बड़ा नंबर है। इतने इलेक्ट्रॉन्स को 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो उस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज आएगा। तो ये बड़ा नंबर है, ठीक है। यानी कि जो कूलम में चार्ज है आपका वो काफ़ी बड़ा चार्ज है। जब आप बोलते हैं कि किसी बॉडी पे 10 कूलम चार्ज है या 50 कूलम चार्ज है तो कूलम का मतलब काफ़ी बड़ा होता है। तो इसलिए हम गौर करेंगे कि जनरली जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कहीं पे आपको नज़र आएगा मिली कूलम, कहीं नज़र आएगा माइक्रो कूलम, कहीं नज़र आएगा पिको कूलम, इस टाइप का नज़र आएगा। कूलम बहुत कम ही नज़र आता है, तो क्योंकि प्रैक्टिकल केस में उतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना पॉसिबल बहुत कम चांस है, तो इसलिए आपको जनरली नज़र आएगा मिली कूलम। तो मिली का मतलब क्या होता है, मिली स्मॉल m मिली कूलम। तो 1 मिली कूलम याद रखेंगे 10 टू द पावर -3 कूलम के बराबर होता है। उसी तरह होता है माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 पे पावर -6, तो 10 टू द पावर यहाँ पे हो गया हमारा -6। उसी तरह होता है पिको कूलम, जनरल जो ज़्यादा मिलेगा नैनो भी मिल सकता है, बट जनरली ये तीनों मिलता है। अगर सपोज पिको कूलम है तो 10 पे पावर -12 कूलम, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, वो उस 3 को माइंड में रखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को आप या तो रिमूव करें या उसमें डाल दें कि उस पर कितना चार्ज आ जाना चाहिए, 5 मिली कूलम। तो 5 मिली कूलम चार्ज आना चाहिए। क्वेश्चन में है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी 5 मिली कूलम, तो प्लस में है,
ठीक है। तो Q का वैल्यू 5 मिलीकूलम, 5 मिलीकूलम को आप लिखेंगे 5 इंटू 10⁻³ कूलम लिखेंगे, ठीक है, तो क्योंकि 1 मिलीकूलम 10⁻³ कूलम के बराबर होता है। तो अब आपको n फाइंड करना है, ये सब क्वेश्चन में n फाइंड करना है, क्योंकि लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, n फाइंड करना है। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे Ne, देयरफॉर n का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन E। Q का वैल्यू हो गया 5 इंटू 10⁻³ और E का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाइए यहाँ से, अगर आप पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, रिमूव करते हैं तो ऊपर 50 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, 10⁻³ -19 ऊपर गया, +19 हो गया, तो ये 16 3 जा 48 2 20 3.1 2 इंटू 10⁻16 इतना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, तब उस बॉडी पे इतना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा तो उस बॉडी पे 5 मिलीकूलम चार्ज आएगा। तो अब सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे क्या है, +5 मिलीकूलम। प्लस चार्ज कब आता है, जब आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन्स आप क्या लिखेंगे, रिमूव्ड, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड लिखेंगे। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, इसका बी पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट पे जा रहे हैं, सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं इसका बी में 0.4 माइक्रोकूलम है बी पार्ट में। तो एक काम करेंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को माइनस लगा देंगे आगे में, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसको जो हमने लिखाया है उसके आगे माइनस लगाइए। तो Q का वैल्यू -0.4 माइक्रोकूलम, माइनस कर देते हैं, पिछली बार प्लस था इस बार माइनस हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो ये कितना होगा, तो ये होता है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, और क्या चीज़ में, माइनस में, ठीक है। तो माइनस है, चलिए कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हमको माइनस से मतलब नहीं है। माइनस से बस ये मतलब है कि माइनस चार्ज लाने का मतलब है कि आप उस बॉडी पे चार्ज डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम लोग अंत में देख लेंगे। सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, माइक्रो का मतलब याद रखेंगे 10⁻⁻6 कूलम होता है, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। तो इस बेसिस पे आप जानते हैं Q इक्वल टू Ne होता है, देयरफॉर n का फॉर्मूला Q/E होगा। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, ठीक है। 0.4 इंटू 10⁻⁻6 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया, 4/16 आ गया, इंटू 10⁻⁻6 प्लस 19 आ गया, तो 4/16 इंटू 10⁻4 से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 कर देते हैं इसको, 1/4 19 में से 6 गया, यहाँ पे हो जाएगा 13, तो इसको 10 बना देते हैं, यहाँ 10⁻12 कर लेते हैं। ये थोड़ा इजी टेक्निक है सॉल्व करने का। 10/4 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.5 इंटू 10⁻, इतने इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज है, माइनस में 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज लाना है, नेगेटिव में लाना है, तो आप बॉडीज पे इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ठीक है। एडेड लास्ट में लिखेंगे एडेड, जैसे पिछली बार हम रिमूव्ड लिखे थे, इस बार लिख देंगे एडेड। क्लियर हो गया, आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जो शुरू में हम लोग दिए थे, हाउ मच नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है। इस बार बोल रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम वाटर। सबसे पहले आप आइए वाटर पे, सबसे पहले हम आते हैं वाटर पे, H2O जिसका फॉर्मूला होता है। H2O एक कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ। तो इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, इसका एटॉमिक वेट
क्या होगा, तो 2 × 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 U होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अगर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो 1 ग्राम बोलेंगे, तो 2 × 1 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16 विच इज इक्वल टू 18 ग्राम। अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो 18 ग्राम हो जाएगा, यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का वेट 18 ग्राम होता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब आप समझेंगे कि एटॉमिक वेट H2O का एटॉमिक वेट ऑफ H2O वो आ गया 2 × 18 ग्राम आ गया। तो 18 ग्राम में 18 ग्राम H2O में उसका कितना मॉलिक्यूल होगा। तो आज आप एक बात को दिमाग में बैठा लेंगे, पहला, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट में उसके एवोगाड्रो नंबर्स के बराबर एटम्स होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम 11 ग्राम होता है, तो उसके 11 ग्राम में कितना एटम होगा सोडियम का, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 × 10⁻23 एटम्स होगा, ठीक है, एटॉमिक वेट में। उसी तरह अगर कोई कंपाउंड आ जाए, जैसे अभी क्या है, वाटर एक कंपाउंड है, इसके कंपाउंड में आप कौन सा, सॉरी यहाँ पे हम एटॉमिक वेट लिखे हैं, आप इसको मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे, ठीक है, इसको आप मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर, चूँकि ये एक कंपाउंड है तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, और जब कोई एलिमेंट होता है तो उसका एक एटम रहता है तो उसका एटॉमिक वेट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट आप देख रहे हैं कितना ग्राम है, 18 ग्राम है। तो किसी के मॉलिक्यूलर वेट में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो वो भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट में। एटॉमिक वेट में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होगा, मॉलिक्यूलर वेट में एवोगाड्रो नंबर के बराबर उसका मॉलिक्यूल्स होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 ग्राम H2O में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमको दिया हुआ है 100 ग्राम वाटर में कितना होगा, तो 6 × 10⁻23/18 × 100, तो ये सॉल्व करके आ रहा है 600/18 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जरा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, 18 3 जा 54, 6 60, फिर 18 3 जा 54, ठीक है, 33 0.33 इसी तरह से आता जाएगा, 23 मॉलिक्यूल्स हो गया। तो पहला काम मेरा हो गया कि कंपाउंड था, मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम है, 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, तो इसलिए 100 ग्राम में कितना होगा, दिस अपॉन दिस इंटू 100 करके हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब हमको आना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एक मॉलिक्यूल में कितना। तो देखिए वाटर, आइए वाटर में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 प्रोटॉन होगा। तो अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन ही फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल में, 2 हाइड्रोजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा वाटर के एक मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक मॉलिक्यूल में, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब पता चल चुका है कि 100 ग्राम में, 100 ग्राम में वाटर में मालूम हो गया है 33.3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। तो अब हम लोग बस एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस बेसिस पे इन 100 ग्राम वाटर, 33.3 × 10⁻23 × 10 कर देंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन्स हमारा निकल जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स हमारा निकल जाएगा। तो 33.3 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स होगा,
इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा सॉल्व करना है तो आप पॉइंट को इधर लाएंगे तो 3.33 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया। ठीक है, तो मालूम चल गया कि इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, कोई शक इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखेंगे तो देखिए वाटर मॉलिक्यूलर वेट 2 × 1 + 16 18 ग्राम। किसी के मॉलिक्यूलर वेट में कितना मॉलिक्यूल होता है? 6.6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो 100 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा? तो इतना डिवाइडेड बाय 18 × 100 कर लेंगे। सॉल्व करके 600/18 10⁻23। फाइनली आपको सॉल्व करके पता चल गया कि 100 ग्राम वाटर में 33.3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। यहाँ पे हम रुकते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। एक मॉलिक्यूल वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो अगर एक मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2, और एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का एटम है तो उसका हो जाएगा 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2 + 8 कितना हो गया? 10। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो बस मल्टीप्लाइड बाय 10। तो पता चल गया कि 100 ग्राम वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा। अब पूछ रहा है 100 ग्राम वाटर में नेगेटिव चार्ज कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन पे आपको मालूम है कि -1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 100 ग्राम वाटर का नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। तो अगर 100 ग्राम वाटर में मालूम करना है कि कितना चार्ज होता है तो 3.33 × 10⁻25 को आप 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और चूंकि पूछ रहा है कि निगेटिव चार्ज कितना होगा, तो उसके लिए आपको -1.6, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जो कि नेगेटिव नेचर का होता है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाकर इसको लिखेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये इतना कूलम आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को, अगर आपसे पूछे कि 100 ग्राम वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आप जान रहे हैं कि वाटर न्यूट्रल है, वाटर में जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। अगर आपसे पूछा जाए कितना पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, अगर पूछा जाए कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दैट मीन्स आप अल्टीमेटली समझेंगे कि आपको पूछ रहा है कि 100 ग्राम वाटर में प्रोटॉन का चार्ज बताइए। तो आप जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में, न्यूट्रल सब्सटेंस में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन। अगर पूछता है कितना प्रोटॉन है तो आप कहेंगे इतना ही प्रोटॉन है, 3.33 × 10⁻25 प्रोटॉन्स, उतना ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है। और फाइनली जब पॉजिटिव चार्ज पूछ रहा है तो वो हो जाएगा +5.328 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग 4th न्यूमेरिकल के तरफ जाएंगे। फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ कॉपर पार्टिकल ऑफ मास 300 मिलीग्राम इफ 0.1% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम इट। तो अगर उससे 0.1% इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया है तो पूछ रहा है कि 300 मिलीग्राम कॉपर है, इससे 0.1% इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया है। तो पूछ रहा है क्यू, देयरफॉर बताना है Q = व्हाट, आपको चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है, Q = व्हाट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जान रहे हैं कि कॉपर 300 मिलीग्राम दिया हुआ है, और कॉपर का एटॉमिक वेट याद रखेंगे 63.5 होता है। तो 63.5 ग्राम, तो 63.5 ग्राम में कॉपर है, एटम एलिमेंट है, एलिमेंट एटम्स का बना होता है। आपको अभी हम बता चुके हैं किसी भी चीज़ के एटॉमिक वेट में, ये याद रखेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर
63.5 ग्राम होता है, ठीक है, 63.5 ग्राम। किसी के एटॉमिक वेट में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होता है, तो कितना एटम्स होगा? 6 × 10⁻23 एटम्स होगा। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 300 मिलीग्राम है, हमको गिवन मास कितना है? 300 मिलीग्राम। तो आप मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे डाटा ग्राम में है। तो ये 300 बाई 1000, तो ये 0.3 ग्राम हो जाएगा। ये 0.3 ग्राम में फाइंड करना है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, बचपन से जो लगाते आ रहे हैं। क्या होगा? इतना, पहले 1 में निकालते थे हम लोग, इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो 6 × 10⁻23 बाई 63.5 करेंगे, और निकालना है जितने में उससे बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 × यहाँ पे 0.3 कर देंगे, पता चल गया इतना एटम्स होगा। तो इस तरह से हम पता कर चुके हैं कि 300 मिलीग्राम में कितना एटम्स होगा। अब आप आइए, एक एटम में कॉपर का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर याद होगा आपको, 29 होता है। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फाइंड करना है। कितने में? 300 मिलीग्राम कॉपर में। तो अब क्या करेंगे, 6 × 10⁻23 × 0.3 बाई 63.5। एक एटम में आप जान रहे हैं 29 होता है, बस 29 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका फाइनली कैलकुलेशन सॉल्व करके आएगा। ये सॉल्व करके फाइनली आएगा 81.2 × 10⁻18। कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी देख लेंगे। 81.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। तो इतना हमारा सॉल्व करके पता चल गया 300 मिलीग्राम कॉपर में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अब कह रहा है कि ये टोटल n का वैल्यू है, इसको आप एक काम करेंगे, कैपिटल N लिख लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना परसेंट को रिमूव करना है? 0.1%। तो टोटल इतना है, उसका 0.1% फाइंड कर लीजिए। तो स्मॉल n = n × 0.1%। तो 81.2 × 10⁻18 × 0.1/100 आ जाएगा। सॉल्व 0.1%। तो ये सॉल्व करके 81.2 × 10⁻18 × 0.1/100 कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1000 होगा। सॉल्व करके 81.2 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। यानी कि ये स्मॉल n का वैल्यू हो गया, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन को कह रहा है कि रिमूव किया गया है। पता चल गया, स्मॉल n का वैल्यू हमारा आ गया। अब सिंपल सा बात है, अब आपको बस चार्ज फाइंड करना है। एक मिनट जरा सा, सॉरी, थोड़ा कैलकुलेशन देखने में प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ पे 21 होगा, ये आंसर 21 आएगा, ये आपका 21 है, फिर ये 21 है, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 18, ठीक है। इस तरह से पता चल गया कि इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। अब हम लोग यहाँ से ज़रा सा आगे बढ़ेंगे। जब हमको पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जब ये पता चल गया तो अब तो बहुत ही इजी हो जाता है। n निकल जाने के बाद आप डायरेक्ट फार्मूला Q = क्या लगाते हैं? Ne। और चूंकि रिमूव कर रहे हैं तो इस पे कौन सा नेचर का चार्ज होगा? पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा। तो इस बेसिस पे Q = 81.2 10⁻18, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19। और क्या चीज़ में नेचर क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि आप उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। तो वो नेचुरल बात है, पॉजिटिव चार्ज होगा, जिससे आप रिमूव करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सॉल्व करके 1.6 81.2 ये मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेशन हम पहले ही करके रख चुके हैं इसलिए कि समय बर्बाद ना हो, ठीक है। 12.992
कूलम के आसपास आएगा, और कैलकुलेशन आप फर्दर खुद से भी देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। 5वां न्यूमेरिकल आपको खुद सॉल्व करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये चारों न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई फर्दर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। हमारा एम है कि आपको 0 लेवल से इन्फिनिटी लेवल तक, फिजिक्स का तो कोई अंत है नहीं, इसलिए टेंस टू इन्फिनिटी बोल रहे हैं। तो आप जितना स्ट्रांग हो सके तो इसके लिए आप हमारे साथ मेहनत करेंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल सीरीज 1 है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सीरीज करके अलग से आता जाएगा जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही हॉट टॉपिक के साथ, कूलम्स लॉ के साथ।